नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव से भारतीय अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा है। दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था अब छठे पायदान पर खिसक गई है, जबकि केंद्र सरकार भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए कई कदम उठाने का दावा कर रही है। हालांकि इस गिरावट के पीछे रुपए में कमजोरी, मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव, अमेरिका के टैरिफ बम को बताया जा रहा है। देश में इसका असर धीरे धीरे दिख रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वैश्विक मंचों पर इस खतरे से आगाह भी कर रहे हैं और लोगों से फिजूल खर्ची रोकने और पेट्रोल डीजल जैसे संसाधनों का कम से कम इस्तेमाल की अपील कर रहे हैं। लेकिन देश में लगातार बढ़ रहे दामों ने पेट्रोल और डीजल में आग लगा दी है, जिससे महंगाई की मार से जनता त्रस्त है और लोगों की क्रय शक्ति कम होती जा रही है। ऐसे में बाजार में पैसे का रोटेशन न होने से भारत की अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी भी बज गई है। अब सवाल है कि इस संकट से बचने का क्या कोई उपाय है और केंद्र सरकार अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए कौन से कदम उठाती है। इसी पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। देश की अर्थव्यवस्था में गिरावट एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि क्या वाकई कोई संकट के बादल मंडरा रहे हैं। पिछले कई समय से मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव से न सिर्फ खाड़ी देश बल्कि भारत पर भी अब इसका असर दिखने लगा है। पीएम मोदी ने इस वैश्विक संकट पर खुद भी चिंता जताई है और लोगों से बचत करने की अपील की है। लेकिन इस अपील से इतर जो हालात बने हैं उनसे कैसे बाहर निकला जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कि आखिर जीडीपी में गिरावट क्यों हुई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए का कमजोर होना, पाउंड यानी यूके की मजबूती, मुद्रा विनिमय दर। जीडीपी रैंकिंग की तुलना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिकी डॉलर में की जाती है। भारतीय रुपए के कमजोर होने से देश के वास्तविक आर्थिक विकास के बावजूद डॉलर में आंकी गई जीडीपी का मूल्य कम हो जाता है। आधार वर्ष में संशोधन। जीडीपी के आंकड़ों को हाल ही में संशोधित किया गया। नया आधार वर्ष लागू किया गया है। इसके कारण पहले के अनुमानों की तुलना में कुल जीडीपी के आंकड़ों में तकनीकी समायोजन हुआ। नाम मात्र बनाम वास्तविक जीडीपी। वैश्विक रैंकिंग मुख्य रूप से नाम मात्र जीडीपी पर आधारित होती है, जिसमें मुद्रास्फीति भी शामिल होती है। भारत की वास्तविक आर्थिक विकास दर लगातार मजबूत बनी हुई है। लगभग 6% से 7.4% के बीच का ये आंकड़ा है। फिर भी विनिमय दरों और आंकड़ों के समायोजन के कारण ये अस्थायी रूप से छठे स्थान पर आ गई है। वैश्विक मुद्रा का प्रभाव। यूके और जापान की मुद्रा डॉलर के मुकाबले स्थिर या मजबूत रही है, जिस कारण इन देशों की जीडीपी का आकार डॉलर टर्म में तुलनात्मक रूप से अधिक दिखता है। भारत की अर्थव्यवस्था। मिडिल ईस्ट संकट के कारण भारत की जीडीपी में सीधी बड़ी गिरावट नहीं आई है। क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार चढ़ाव और आपूर्ति श्रृंखला बाधित होने से मुद्रास्फीति का खतरा बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय तनाव के बावजूद मॉर्गन स्टैनली ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.7% रखा है, जबकि कुछ एजेंसियां तेल की महंगाई के कारण आर्थिक जोखिम का अनुमान भी लगाती है। इधर आम नागरिकों को फिर बड़ा झटका लगा। पेट्रोल डीजल महंगा होने से महंगाई की चिंता बढ़ती जा रही है। 5 दिन में दूसरी बार तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाया है, जिसके लिए पेट्रोल पंपों को आधी रात को ही ईमेल कर दिया गया। पेट्रोल का रेट 87 पैसे और डीजल का रेट 91 पैसे बढ़ाया गया है, जबकि 15 मई को 3 रुपए से ज्यादा रेट बढ़ाया गया था। अप्रैल 2022 के बाद पहली बार ईंधन महंगा हुआ है, क्योंकि एक तरफ हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक होने से कच्चा तेल नहीं आ रहा, दूसरी तरफ रूस से कच्चा तेल खरीदने की छूट देने से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इनकार कर दिया है। ऐसे में पेट्रोल डीजल महंगा होने से खाने पीने की वस्तुएं महंगी होंगी, क्योंकि ढुलाई की लागत बढ़ जाएगी। वहीं लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जिससे ऑफिस जाने वालों, नौकरी करने वालों, ट्रांसपोर्टर्स और छोटे व्यवसायियों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जो हर वर्ग के लिए वहन करना आसान नहीं है। इन सब चिंताओं को देखते हुए पीएम मोदी विदेश दौरे पर हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं। वैश्विक संकट में सब एक दूसरे का साथ दें, लेकिन विपक्ष ने पीएम मोदी और सरकार पर सीधा वार किया है। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। आज की एनर्जी क्राइसिस है। अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी फिर से गरीबी के दलदल में चली जाएगी। ऐसा तूफान जो हमने पहले नहीं देखा है। महंगाई बढ़ेगी,
आसमान की ओर जाएगी। पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम आसमान की ओर जाएगा। और मैं हर मीटिंग में नरेंद्र मोदी से कह रहा हूं, पिछले 12 साल आपने जो किया, उसका कष्ट, उसका दुख, उसका दर्द अंबानी अदानी को नहीं होगा। उसका दर्द किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को और हमारे युवाओं को उठाना पड़ेगा। कैसे पेट्रोल और डीजल की बचत कर सकते हैं, इसकी अपील की थी। तनाव है अंतर्राष्ट्रीय, इसके लिए। अब इसका तो अंतर्राष्ट्रीय तनाव का हम क्या कह सकते हैं? भाई हम तो यही कह रहे हैं, आप किश्तों में क्यों मार रहे हो, एक ही बार में मार दीजिए। भाई अर्थव्यवस्था तो पहले ही पाताल की तरफ जा रही थी, कोई ऐसा नहीं कि ग्लोबल क्राइसिस की वजह से जा रही है या पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से जा रही है, इससे और जल्दी जाएगी, कोई अंतर ज़्यादा नहीं पड़ेगा। शेयर मार्केट की हालत आप देख ही रहे हैं। और अब आपने फर्टिलाइजर्स की खपत के लिए बोला साहब 50% कम कर दीजिए। आपकी योजना कुछ नहीं है, आपकी योजना सिर्फ ये है कि जनता से हाथ जोड़कर अपील कर दो कि साहब आप त्याग कर लीजिए, हम सब त्याग कर लेंगे। आप प्राइवेट बड़े से चार्टर प्लेन में, सरकारी चार्टर प्लेन में चले जाएंगे विदेश, नॉर्मल प्लेन में भी जा सकते थे। तो आप उदाहरण नहीं देंगे अपना, लोगों से मांगेंगे कि साहब त्याग करिए। कि जब क्रूड ऑयल प्राइस इंटरनेशनली मिनिमम लेवल पे था, न्यूनतम, तब तो आपने बेनिफिट ट्रांसफर नहीं किया कंज्यूमर्स को। आज आप कह रहे हैं तब तो तेल कंपनियों ने मुनाफा कमाया, आपके संगी साथी लोगों ने। आज जब बढ़ोतरी है क्राइसिस की वजह से, कहिए ना उन संगी साथियों को संभाल लें देश हित में, राष्ट्र हित में। क्यों मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग ही राष्ट्र हित के नाम पर कुर्बान करता रहे? बहरहाल पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोप कुछ भी हो, लेकिन वैश्विक संकटों जैसे आर्थिक मंदी, महामारी या ऊर्जा संकट के लिए अकेले किसी एक सरकार की नीतियां जिम्मेदार नहीं होती। ये एक बहुआयामी प्रक्रिया है। मुख्य कारण वैश्विक स्तर पर आर्थिक ढांचे, भू राजनीतिक तनाव, प्राकृतिक आपदाओं और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में असंतुलन का मिश्रण होते हैं। ऐसे में भारत काफी हद तक वैश्विक संकटों के प्रभावों से बचा रहा है, जिसका मुख्य कारण भारतीय रिजर्व बैंक की सतर्क मौद्रिक नीतियां और सरकार के मजबूत आर्थिक कदम है। इसके अलावा भारत वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत जैसी रणनीतियों के जरिए अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है। इन तमाम प्रयासों के बीच जो हालात बने हैं वो फिलहाल ठीक होते नजर नहीं आते। ऐसे में आगे की रणनीति और कूटनीति क्या होगी, ये वाकई एक बड़ा सवाल है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो देश की अर्थव्यवस्था की बात हो रही है और इन चीजों से समझना पड़ेगा कि आखिरकार जो हमारी जीडीपी का स्तर गिरा है उसके पीछे की मुख्य रूप से वजह क्या है। तमाम चीजों को देखिए यदि जीडीपी डाउन हुई है तो हम सिर्फ एक पॉइंट से नहीं जाएंगे कि सिर्फ मिडिल ईस्ट हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो इसका एक रीजन हो सकती हैं, लेकिन हाँ, इसे भी हम नहीं नकार सकते क्योंकि मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से तनाव बना हुआ है और लगातार जो सिचुएशन है उसके चलते इसका असर भारत पे भी पड़ा है। तो जीडीपी हमारी गिरी, जाहिर तौर पर यदि हम 4 से 6वें पायदान पर आए तो इसके पीछे की बहुत सारी चीजें हैं। दूसरा जो बड़ा फैक्टर है वो ये भी है कि इस बीच जितनी अपील की गई हैं देश के प्रधानमंत्री की तरफ से, उन सारी चीजों को भी लें और बचत की तरफ भी जाएं, तो सारी चीजों को करने के बाद क्या इन सब चीजों से निकल सकते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसी का एक संक्षेप में कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या हो सकता है अब आगे, क्योंकि जहां तक वॉर की बात है या फिर अमेरिका, इजराइल या ईरान की हम बात करें, यहाँ के मिडिल ईस्ट की तनाव की हम बात करें, ये तो फिलहाल खत्म होता नहीं दिखता। तो इसके अलावा हमारा क्या विकल्प हो सकता है, क्यों यदि उसकी आंच भारत तक आई है तो हम कैसे इन चीजों से निकलें। यदि 4 से 6वें पायदान पर आए हैं, कहीं इससे और नीचे तो नहीं चले जाएंगे, और उन चीजों के लिए हम क्या करें और क्या सरकार को करना चाहिए। कौन सी चीजें थी जो इसके पीछे सफल भी बनी, या कह लीजिए कि कुछ नकारात्मकता भी हो सकती है, कौन सी ऐसी नेगेटिव पॉइंट्स आए, उन सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे संदीप वर्मा। संदीप जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर। शिवानंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है। अर्थशास्त्री हैं लोकेश भारती। लोकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। एक और अर्थशास्त्री आज हमारे साथ आरजी द्विवेदी। आरजी द्विवेदी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं सुमन भटनागर। सुमन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले
लोकेश जी, आपसे करूंगी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम, सुन पा रहा हूँ मैम। लोकेश जी देखिए, जो कुछ भी है, मुझे लगता है हम पहले भी इकोनॉमी पे अपनी बात कर चुके हैं, लेकिन अहम पहलू ये है, बार बार ये कहा जा रहा था स्टार्टिंग की, जब मैं बात करूं कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, इनफैक्ट अभी भी मजबूत है, लेकिन जब जीडीपी गिरती है तो उसके पीछे के पहलुओं को देखना पड़ेगा। लगातार पेट्रोल डीजल के दाम अभी 3 रुपए, 3.5 रुपए हुए, उसके बाद अभी फिर एक बढ़ाया गया इसको। तो रियलिटी ये है कि चीजें धीरे धीरे बढ़ रही हैं, उसके पीछे के रीजंस हम इस पूरी रिपोर्ट के माध्यम से देख चुके हैं। सवाल इस बात का है कि इन सब चीजों से हम कैसे निकलें। पीएम जो अपनी तरफ से कोशिश और उनके प्रयास हैं या उनकी जो अपील है, सारी चीजों को लेते हुए यदि ये स्थितियां खत्म नहीं होंगी तो हम 4 से आज 6वें पायदान पर आए हैं, यदि इससे नीचे चले गए तो फिर हमारी स्थिति क्या होगी, और इससे नीचे हम ना जाएं उसके लिए क्या एक बेहतर विकल्प हो सकता है इस वक्त के लिए। सबसे पहले तो धन्यवाद राखी जी। और प्रश्न आपका जो मुझे समझ आया कि हाल फिलहाल में जो स्थिति है वो क्यों है भारत की, और ऐसा क्या हो गया कि हमें चौथे स्थान से छठे स्थान पे एकदम से आना पड़ा। देखिए, अर्थव्यवस्था में जो जीडीपी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जीडीपी है क्या, आपके दर्शकों को मैं बहुत साधारण सी भाषा में समझाना चाहूंगा कि एक वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक जो हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कर रहे हैं, उसका जो योगदान वो कितना है। मतलब अगर हम लोग 100 रुपए की चीज बना रहे हैं तो उस 100 रुपए में हर क्षेत्र का योगदान कितना है, प्राथमिक क्षेत्र का कितना है वो जीडीपी कंट्रीब्यूशन में आएगा, द्वितीय क्षेत्र का कितना है वो जीडीपी कंट्रीब्यूशन में आएगा, तृतीय क्षेत्र का कितना है, तो ये सब जीडीपी कंट्रीब्यूशन के भाग होते हैं। अब सवाल ये है कि जीडीपी कम क्यों हुई है। देखिए, जीडीपी को 2 तरीके से निकाला जाता है, एक निकाला जाता है नॉमिनल रेट पे, एक निकाला जाता है आपके बेस रेट पे। और आपने देखा होगा खासतौर पे जब से एनडीए गवर्नमेंट है, बहुत फ्रिक्वेंटली उसने क्या किया है, जो बेस ईयर उसको चेंज किया है। अब आपको हो सकता है ये लगे कि बेस ईयर के चेंज करने से क्या होगा। बेस ईयर के चेंज करने से सारा खेला चेंज हो जाता है। कैसे चेंज हो जाता है, देखिए, अगर मुझे मान लीजिए राखी जी कहें कि लोकेश जी इस बार क्या करना है, हमें जीडीपी आंकड़े थोड़े बढ़ा के बताने, भले ही हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी सी कमजोर है, जीडीपी बढ़ी हुई आना चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं जो बेस ईयर है, बेस ईयर को चेंज कर दूंगा। कैसे चेंज कर दूंगा, मान लीजिए 2011-12 मेरा बेस ईयर है, अगर उस 11-12 की जगह मैं 22-23 कर दूं और 26-27 की या 25 और 26 की जीडीपी को कैलकुलेट करूं, तो वो 25 और 26 की जो जीडीपी है अगर मैं 22-23 से निकालूंगा तो बढ़ी हुई आएगी, वहीं पे जब मैं उसको 11-12 से निकालूंगा तो वो कम दिखेगी। तो इस तरीके से क्या किया जाता है, बेस ईयर को चेंज करके जीडीपी के आंकड़े क्या किए जाते हैं, फ्लक्चुएट किए जाते हैं, और आम जनता को ये बात समझ में नहीं आती है। मेरा हमेशा मानना है कि आप नॉमिनल रेट पे जीडीपी को देखें और उसके आधार पे पॉलिसी बना। देखिए, बहुत सिंपल सी भाषा है कि आप भले ही घरेलू नीति के लिए आप नॉमिनल जीडीपी ले लीजिए और जो विदेशी नीति होती है उसके लिए आप बेस ईयर वाला ले लीजिए, तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि भाई जो वास्तविकता में आप चाहते हैं कि हमारी जीडीपी बढ़ी हुई दिखे ताकि हमारा इन्वेस्टमेंट आए, सारी चीजें आए, वो भी आपका काम हो गया। और घरेलू नीति के लिए मतलब हमारे घर के जो लोग हैं उनके लिए हमको क्या नीति बनाना है, उसमें भी आपको फायदा हो जाएगा। बाकी जी बहुत चिंताजनक विषय मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोगों को ये लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ प्राइस बढ़ रहे हैं या जीडीपी आंकड़े चेंज हुए। मैं आपको एक ऐसी चीज बताना चाहता हूँ, आपके सारे दर्शकों को ऐसी चीज बताना चाहता हूँ, बहुत कम लोगों की नजर है इसके ऊपर। क्या एनएससी का भी डेटा आया, एनएससी के डेटा ने एक लिस्ट जारी की है जिसमें हमारे एफआईआई और एफपीआई जो है वो बहुत तेजी से बाहर गए। अब एफआईआई क्या होता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं जिसको एफपीआई बोलते हैं। अगर साधारण सी भाषा में समझे कि जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, अमेरिका में बैठे हुए लोग या वेस्ट कंट्री में बैठे हुए लोग, उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में निवेश किया हुआ है। अब भारत की अर्थव्यवस्था में क्यों निवेश किया हुआ है, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मई 2025 में $1 बराबर 86 रुपए था, और अगर अभी क्या आप बात करेंगे तो वो लगभग 96 रुपए हो गया। और उसमें भी ताजुब करने वाली बात ये कि केवल 3 महीनों के अंदर, 3 से 4 महीनों में 10 रुपए का अंतर आया है। ये 10 रुपए का अंतर कोई छोटा मोटा अंतर नहीं है। ये क्यों हुआ, क्योंकि जितने भी बैंकिंग सेक्टर में स्पेसिफिकली जो फाइनेंशियल सर्विसेज है, तो एफआईआई कितना बाहर गया मैं आपको आंकड़ा बताता हूं, 799.8 बिलियन रुपीस ये केवल फाइनेंशियल सर्विसेज से गया। आईटी सेक्टर से कितना गया है,
219.8 बिलियन रुपए गया है। एफएमसीजी जो हमारा सबसे बड़ा बैकबोन है, लगभग 178.4 बिलियन रुपए यहां से बाहर चला गया। अब प्रश्न ये बनता है कि जब ये पैसा चला गया, मान लीजिए 100 रुपए अर्थव्यवस्था में और 50 रुपए किसके थे, फॉरेन इन्वेस्टर्स के थे। अब 50 रुपए निकल गए, अब हमारे पास 50 रुपए हैं। अब हम कंपनी से तेल कहां से लेते हैं, हम लोग बाहर से लेते हैं, उसके लिए डॉलर देना पड़ता है। अब हमारे पास केवल 50 रुपए है, तो 50 रुपए में तो हम पेट्रोल खरीद नहीं सकते, क्रूड ऑयल, तो हम अतिरिक्त डॉलर की मांग करेंगे। जब अतिरिक्त डॉलर की मांग करेंगे तो डॉलर बढ़ेगा, और अगर डॉलर बढ़ेगा तो डॉलर एप्रिसिएट हो जाएगा, और हमारी करेंसी क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएट हो जाएगी, मतलब कमजोर हो जाएगी। और इस वजह से आप देख रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, अब उनका भरोसा नहीं रहा, इसलिए बहुत तेजी से वो क्या निकाल रहे हैं, पैसा निकाल रहे हैं। तो हमें बहुत साधारण लग रहा है ये कि पैसा ही तो निकल रहा है, क्या हो रहा है, लेकिन पैसा निकलना मतलब भरोसे का कम होना, और जैसे ही भरोसा कम हुआ तो आप ये मान के चलिए आपकी इकोनॉमी जो है वो धड़ाम से नीचे गिरती है। और इस वजह से आपके जो प्रश्न था कि ऐसा क्या हो गया कि चौथे नंबर से हम छठे नंबर पे आ गए हैं, तो उसका एक रीजन ये भी है। उसके अलावा पेट्रोलियम का अभी आपने बताया कि आज फिर बढ़ा है, तो अब लगभग 4 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। इससे क्या होगा, महंगाई और बढ़ेगी। तो कोई भी निवेशक, अगर मैं भी फॉरेन इन्वेस्टर हूं, तो मैं महंगी अर्थव्यवस्था में क्यों पैसा अगर लगाऊंगा अपना, मैं उस अर्थव्यवस्था में लगाऊंगा जो सस्टेनेबल है। तो हमें आने वाले समय में भरोसा बनाना होगा, हमें अपनी मॉनेटरी पॉलिसी, हमारी फिस्कल पॉलिसी को बहुत बड़े लेवल पे स्क्रूटनाइज करना होगा, तब जाके कुछ स्थिति जो है वो भारत के फेवर में आ पाएगी, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल ठीक है। आरजी द्विवेदी जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, सुन रहा हूँ। आरजी द्विवेदी जी, क्योंकि आप भी एक अर्थशास्त्री हैं, आपके नजरिए से जो हम एक देश की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, या जीडीपी का जो एक रेशियो सामने आया है, ये कितना बड़ा संकट भारत के लिए है, और आपके नजरिए से क्या एक बेहतर विकल्प हो सकता है? संकट बहुत तगड़ा है, और उसी संकट को और ज्यादा गहराने न पाए, प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है उसी संकट को देखते हुए, देखिए निर्यात के तुलना में आयात जो करते हैं तो जो हमारा चालू खाता है उसके घाटे को बढ़ाता है, और हमारा सबसे ज्यादा जो डॉलर से हम खरीदते हैं चीजें वो सोना और कच्चा तेल। तो ये दोनों को चीजों को अभी चूंकि देश संकट में है, अभी ऐसा नहीं कि हमारी बहुत पैनिक की स्थिति होगी, पर यह है कि ये आज भी यदि युद्ध रुक जाता है तो भी 6 महीने तक हमको संकट ही रहेगा। ये संकट को पाने में 6 महीने लगेंगे। तो इसलिए ये अपील की गई है कि जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, जैसे डॉक्टर लोकेश जी ने बताया, जो फॉरेक्स रिजर्व है उसको संभाल के रखने की जरूरत है, क्योंकि ये जो हम जो सोना खरीदते हैं, करीब 90% हमारा जो सोने का जो खपत है उसमें 90% सोना हम आयात करते हैं, और वो आयात जो होता है डॉलर से होता है। तो यदि हम उसको रोक लेते हैं, 1 साल के लिए हम यदि रोक लेते हैं तो करीब 78 अरब डॉलर का हम संचय कर पाएंगे। तो उससे हमारी जो ये डॉलर और रुपए का जो वो है, इसको जैसे इकोनॉमिक्स में बोलते हैं ना, डिमांड साइड, उस तरह से करने के लिए, तो इसको इस तरह से हम कच्चे तेल को और इनको दोनों को हम कोशिश ये करनी है कि हमारा डॉलर जो हम बाहर जा रहा है, हम अपने जो हमारा ये रिजर्व है उसको हमको बचा के रखने की जरूरत है, और उसको बचाने के 2 ही साधन हैं। और 1 साल हम सोना नहीं खरीदेंगे तो आसमान नहीं टूटने वाला है। वो गहना खरीदिए ना, गहने खरीदने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सोने का आयात होता है जो हम डॉलर से देते हैं, इसलिए हमारे डॉलर में जो देखिए आप अभी फरवरी से लेकर के, और इसमें रुपए में भी 86 से जैसा 96 रुपीज हो गया, ये सोने का आयात में करीब 24 लास्ट ईयर की तुलना में 24% वृद्धि हुई है। तो कुल मिला के कोशिश ये की जानी चाहिए कि हमारा डॉलर रुपया जो है वो डॉलर के लिए वो ज्यादा जाने ना पाए, यदि उसको हम बचा के रख लेंगे। और अभी जैसे बोल रहे हैं कि करीब 74 दिन के लिए हमारे पास है तेल का वो भंडार, तो ये बहुत दिन नहीं होता, 74 दिन तो देखते देखते चले जाते हैं। ये किसी ने ऐसा अनुमान नहीं किया था कि युद्ध इतना लंबा चल जाएगा। कई बार जैसे लोग बोलते हैं कि पहले कल वो करना था, ये फरवरी में चालू हुआ तो ये नहीं अंदाज था कि अप्रैल मई तक कितना अब कितना चलेगा आज तक किसी को अंदाज नहीं है। वो ट्रंप की जिस तरह से नीति है, वो कभी जो सीज फायर होता है, कभी फिर आगे होता है, कभी पीछे। तो इसलिए हमको अपना घर संभाल के रखना पड़ेगा यदि हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, क्योंकि हम जो 91 वाली स्थिति यदि याद करिए आप, उस टाइम पे हमको अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था, तो वो स्थिति ना आने पाए उसके लिए हमको अभी से सचेत होने की जरूरत है। और यदि हम इन चीजों में इनके अपील पे कर लेंगे कि हमारा
रुपया बाहर नहीं जाना चाहिए डॉलर के रूप में, चाहे वो विदेश में शादी करने जाना, विदेश में घूमने जाना, उसको पैसे की जो बचत होगी उसको हम लघु उद्योग में लगाएं, स्टार्टअप्स में लगाएं, स्वदेशी माल खरीदने में लगाएं, तो उससे रोजगार का भी सृजन होगा और हमारी अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ठीक है, वापस आऊंगी। संदीप जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। हाँ। संदीप जी देखिए, थोड़ा सा ना राजनीति से इतर आज की चर्चा में हूं, क्योंकि मैं वैश्विक संकट को लेकर जब भी पक्ष विपक्ष से बात करती हूं तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप हो जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, जिम्मेदारी बिल्कुल सरकार की हो सकती है, नीतियां बिल्कुल हो सकती हैं, पर ओवरऑल हम नहीं थोप रहे हैं। लेकिन जो चीजें चलती चली आई हैं उसके लिए हमें अभी भी सचेत होने की जरूरत है। जैसे लोकेश जी भी कह रहे थे कि अभी भी कुछ ऐसी आप अपनी चीजों को मजबूती के साथ अपनी पॉलिसीज को रखिए ताकि आने वाले समय में और ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन ना हो, क्योंकि ये हम सब जान चुके हैं कि ये युद्ध जो है, ये वॉर जो है, रुकेगा कब, रुकेगा नहीं रुकेगा हमें नहीं पता। रोज जो सिचुएशन हमारे और आपके सामने है उसे देख के तो नहीं लगता सब कुछ इतनी जल्दी आसान से ठीक होगा। और भारत ही नहीं, हमारे साथ साथ जो बाकी के खाड़ी देश है वो भी सफर कर रहे हैं। लेकिन हम भारत के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा चिंतित हैं, क्योंकि लगातार बढ़ती महंगाई, आम जनता के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपनी किस पॉलिसी के साथ, किस नीति के साथ आप इस पे तैयारी कर रहे हैं ताकि इतनी ही चीजों को हम बैलेंस करके निकाल के ले जाएं। जी देखिए राखी जी, सबसे बड़ी बात तो ये हमारे देश का संकट नहीं है। ये जो मिडिल ईस्ट में जो तनाव है या मिडिल ईस्ट में जो युद्ध ये थोपा हुआ है या चल रहा है, उसको लेकर ये सब पूरी दुनिया में, ये पूरे देश में जो भी देश हैं उनके साथ संकट है। ये कोई नई चीज नहीं है, सबको पता है। मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि जीडीपी रैंकिंग में बदलाव हो सकता है, मगर हमारी अर्थव्यवस्था आज भी बहुत मजबूत है, जिसके लिए समय समय पे माननीय प्रधानमंत्री जो उन्हें जो भी हम वो किसी चीज का बोलते हैं या निवेदन करते हैं, वो सिर्फ इसलिए करते हैं कि हम कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखें, जिससे हमें संकट का सामना ज्यादा ना करना पड़े। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भाजपा की सरकार जो है, वो आज भी उस स्थान पर खड़ी है जो कभी कोई भी सरकार उस स्थिति में नहीं थी। आप ये देखिए, सोना गिरवी रखना और बहुत सारी चीजों में जो बदलाव हुआ है। अब हमारे यहाँ इतनी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे यहाँ एक्सप्रेसवे हैं, हमारे यहाँ लगातार एयरपोर्ट बने हैं, हमारे यहाँ बहुत सारी ऐसी योजना है। देखिए, अब गरीबों को आज भी हम राशन दे रहे हैं, किसानों को किसान निधि दे रहे हैं। तो ये राखी जी, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज भी इतनी मजबूत स्थिति में होते हुए हम ये सब कर रहे हैं। राशन देना इतने बड़े देश में और इतने सारे लोगों को, ये कोई छोटी बात नहीं है। किसान निधि देना ये कोई छोटी बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे देश आज भी मजबूत खड़ा है और देशों से हमारी अर्थव्यवस्था मजबूती से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। जब तक ये युद्ध चलेगा, सभी जितने भी देश हैं संकट की स्थिति में रहेंगे, ये कोई इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। मगर हम अपने देश को अपनी जनता के साथ, अपनी जनता के भरोसे को लेकर कैसे हम आगे बढ़ते रहें और कैसे इसको हम, इस परिस्थिति को मजबूताई से हम ऐसे खड़े हों जैसे कि हम इस पे बहुत ज्यादा असर ना पड़े। और आप ये देखिए कि सबसे बड़ी जो चीज है वो यही है, जैसा अभी बता रहे थे द्विवेदी जी भी, कि जो हमारा पैसा है, जो हमारा रुपया है, वो रुपया हमारा भारत से बाहर ना जा पाए डॉलर के रूप में। तो कहीं ना कहीं ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है और लोग कर भी रहे हैं। आप ये देखिए, मैं देख रहा हूँ शिवानंद जी स्लीपर बस में सफर कर रहे हैं, शायद वो अपनी गाड़ी लेकर नहीं जा रहे। तो मैं भी इनका धन्यवाद करता हूँ कि कांग्रेस के नेता भी कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं भारत को। मैं अपनी सरकार की बात नहीं कर रहा, मगर भारत को सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसा जज्बा ये सब में होना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है शिवानंद जी को देख के, जैसे मैंने पहली बार आज देखा इन्हें तो मुझे लगा ये स्लीपर बस में। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी आने जाना स्लीपर बस में बहुत बार कर चुका हूँ। तो ये सब चीज जो है, ये सब चीजों से हम, चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, हम सभी लोगों को, चाहे जनता हो, सभी लोगों को इससे लड़ना चाहिए। और कहीं ना कहीं हम बढ़ रहा है पेट्रोल, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने 10 रुपए का जो डीजल पर, 10 रुपए का पेट्रोल पर ये जो कटौती की, मतलब अपने टैक्स में कटौती की, वो एक बहुत बड़ी बात है। उससे हमने बहुत अच्छे तरीके से संकट से इसे उभारा है। मगर अब क्योंकि लगातार डॉलर बढ़ रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे कहीं जो नुकसान हो रहा है तेल कंपनियों को, उसमें हम
कैसे उन्हें बचा सकें, कैसे उसका एक रूप के तौर पर कभी 2 रुपए, कभी 3 रुपए, कभी 1 रुपया बढ़ाकर उस चीज को, संकट से थोड़ा सा उसे रिलीफ देने की कोशिश कर रहे हैं। मगर कहीं भी भारत की जो सरकार है, एनडीए की सरकार है, वो कहीं से कहीं तक भी ना कहीं विफल है, ना कोई आर्थिक तौर पर इस तरह के संकट में जैसे दुनिया संकट में है। तो हम बहुत मजबूत स्थिति में है राखी जी। और ये माना साथ ही बैठे हैं यहाँ, अभी बात हो रही थी द्विवेदी जी से, वो भी इस बात को समझ रहे हैं। शिवानंद जी भी कहीं हद तक समझ पाएंगे, मगर क्योंकि विपक्ष में तो हमारे खिलाफ तो बोलेंगे, मुझे उम्मीद है उनसे ये। तो हम अपनी जो कोशिश है, जो माननीय प्रधानमंत्री अभी भी जो गए हुए हैं दौरे पे, विदेशी दौरे पे, वो कहीं ना कहीं हम वहां से क्या चीज ला सकें, क्या काम कर सकें। और राखी जी ये देखिए कि हम आज भी मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहे हैं, मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, रक्षा सौदे इतने हमने किए हैं जो विदेशों में हमने किए। तो हम आज भी ऐसी मजबूती में हैं, हम बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जिससे हमारे देश की मजबूती, अर्थव्यवस्था मजबूत रहे। 4 से और 3 पे पहुंचे। मगर अभी ये संकट, जो युद्ध का संकट आया, ये किसी के हाथ में नहीं था राखी जी, ना कांग्रेस के हाथ में था, ना भाजपा के हाथ में, ना किसी और के हाथ में था। जिसके हाथ में था उसने शुरू किया। अब वो अमेरिका का राष्ट्रपति है और या ईरान है, जो भी उनमें ये युद्ध चल रहा है। तो इससे सारे पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में इसका इफेक्ट पड़ रहा है। और यही कारण है कि सभी देश इससे चिंतित हैं, पीड़ित हैं और परेशान हैं। वो चाहते कहीं ना कहीं इसका समाधान हो, इससे हम निकलें, ये खत्म हो। और हमारी दुनिया, मैं खाली भारत की बात नहीं कर रहा, हम पूरे दुनिया की बात करते हैं, हम पूरे विश्व की बात करते हैं, क्योंकि विश्व भी हमारा एक परिवार है। तो कहीं ना कहीं इस विश्व को इस संकट से निजात मिले, तो यही चीज मैं रखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं तो बस एक बात कहना चाहती हूँ कि फिलहाल जो इसका एक सॉल्यूशन दिखता है वो ये दिखता है, ठीक है, अपील अपनी जगह है, बचत अपनी जगह है, कैसे आपको लेके चलना है सबका अपना अपना मत हो सकता है। लेकिन जो एक और बात है कि जैसे वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं या आत्मनिर्भर की बात करते हैं, मुझे लगता है जितना काम इसके लिए सरकार ने दिया है या करने की कोशिश की गई है, उसको मजबूती से होल्ड करके रखें, क्योंकि हमें नहीं पता ये युद्ध आज कल परसों नरसों कब खत्म होगा हमें नहीं पता। लेकिन हो भी जाता है तो भी एक पॉइंट आया कि कम से कम 6 महीना में आज की स्थिति से बैलेंस होने में लगेगा कम से कम, और यदि और बढ़ेगा तो और वक्त लगेगा। तो हम और वी नेवर नो कि फ्यूचर में फिर कौन सा देश किससे भिड़ जाएगा और कितना सर्वाइव हमें करना पड़ेगा। तो हम अपना लोकल फॉर वोकल और आत्मनिर्भर वाली ये जो चीजें, इन्हें तो कम से कम मजबूती से बांध लें। अब राखी जी मैं आपके दर्शकों से यही उम्मीद करता हूं और पूरे देश के लोगों से उम्मीद करता हूं कि जैसा भी राखी जी ने बोला, वोकल फॉर लोकल, हम स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करें। इससे पहले कोई हमारे बड़े नेता या माननीय प्रधानमंत्री बोले, हम भी इस बात की शुरुआत करते हैं कि हम देश की बनी हुई चीजों को इस्तेमाल करें, उनका उपयोग करें, बाहर की चीजों से हम बचें। लेकिन ये सब पे लागू होगा सर, आम जनता की तरफ से सिर्फ नहीं होगा। ये पहले तो जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वो सब चीजों को इम्प्लीमेंट करें, तब जनता तक आए। जो भी हैं सबके लिए शामिल होगा, तभी फॉर वोकल फॉर लोकल जो है वो सारी सटीक बैठेगा, सबके लिए है, नॉट फॉर पब्लिक की किसी भी पब्लिक को आप बोल दें और वो ऐसा करें। सबको बहुत अच्छा चाहिए होता है, सबको बड़े बड़े ब्रांड चाहिए होते हैं, ये तो है। देखिए किसी को बाउंड नहीं कर सकते। मैं फ्यूचर के लिए बात कर रही हूँ, जिसको जैसा करना है वो करे, लेकिन फ्यूचर के लिए ये सारी चीजें इस तरह की सिचुएशन में हम ना आए और अभी इन चीजों से निकले, उसके लिए बहुत मजबूती से इस बात को रखा है। शिवानंद जी सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूं, बोलिए सर। वैश्विक संकट पर मंथन पे बैठे हैं, एक सॉल्यूशन निकालने की बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन के तौर पे बहुत सारे पॉइंट्स आए हैं जिस पर हम काम कर सकते हैं और करना भी चाहिए। माना कि जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन जो बात रखी गई है और फिलहाल एक समाधान की तरफ यदि हम देखें, क्या एक आपका कोई सुझाव है या आपकी तरफ से कोई ऐसा मत कि हम फिलहाल इस चीज से निकलने की कोशिश करें या निकल सकते हैं? गुड इवनिंग राखी जी, पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। अभी जो मेरे मित्र लोकेश भारती जी ने जो बात रखा है, उनसे थोड़ा मैं सहमत हूँ। दूसरी बात देखिए, अभी मेरे मित्र बीजेपी का नेता जो बता रहे थे, देखिए आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिम्मेदारी क्या है। 2014 से लेकर 2026 तक आप लोगों ने आपने ऐसे बोला था कि हमारे पास विश्व गुरु है। अरे विश्व गुरु है तो आप पहले से प्लानिंग चाहिए। दूसरी बात, आपने और एक बात गलत रखा है, इसराइल अमेरिका ईरान की वजह से नहीं है। मन जी मुझे सुन पा रहे हैं?
हाँ जी, आवाज आ रही है आपकी। सुमन जी, जो भी स्थितियां परिस्थितियां बनी हैं और वैश्विक संकट है, महंगाई बढ़ ही रही है। महंगाई हम देखिए आम जनता के लिए तो 2 रुपए की चीज 4 रुपए की हो गई है तो उनके लिए महंगी होती है। यदि वो 6 रुपए 10 रुपए की हो जाएगी तो वो और बड़ी मार हो जाएगी। तो आम जनता छोटी छोटी चीजों से समझती है। ओवरऑल सिनेरियो जो है और जो चीजें हम देख पा रहे हैं, आज यदि रेट बढ़ा है, आज यदि गोल्ड या सिल्वर में जाइए, या आज यदि आप पेट्रोल डीजल में चले जाइए या एलपीजी में चले जाइए, ये सारी सिचुएशन हमें किसके बाद हुई? ऑब्वियसली मिडिल ईस्ट में जो चीजें हुई उसके बाद बिगड़ा। आज हम उस जगह पे हैं कि धीरे धीरे हम भी सरवाइव कर रहे हैं। आगे ना हो, इन सारी चीजों के लिए एक सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी सरकार की मानते हैं और आपकी तरफ से कोई सुझाव कि क्या हो सकता है? देखिए राखी जी, ईरान अमेरिका युद्ध के बाद पूरे विश्व में आर्थिक मंदी का दौर शुरू हुआ है। भारत इससे बचा रहेगा, ऐसी खुशफहमी हमें नहीं पालनी चाहिए। भारत पर भी इसका असर पड़ेगा, लेकिन फिर भी आप देखें भारत पर असर कुछ कम पड़ रहा है, जबकि पाकिस्तान और कई ऐसे देश हैं जहां इसका असर ज्यादा देखने को मिला है। लेकिन हमें इससे बहुत खुश नहीं होना चाहिए। भारत की जीडीपी चौथे नंबर से बढ़कर छठे नंबर पर पहुंच गई है। ये चिंता का विषय है। आने वाले समय में अगर जीडीपी में और इस तरह से गिरावट आती है तो डेफिनेटली इसका बड़ा नुकसान देश को होने वाला है। डॉलर के मुकाबले में भारतीय रुपया लगातार गिरता जा रहा है। इससे भारत के निर्यात पर भी असर पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो विदेशियों ने भारतीय शेयर बाजार में निवेश किया था, अब उन्होंने जो जानकारी मिली है अपने हाथ खींचने शुरू कर दिए हैं। उनको लगने लगा है कि शायद अब भारत में पैसा शेयर बाजार में निवेश करने का बहुत बड़ा कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आम आदमी भी आशंकित है। मोदी जी के जिस तरह से उन्होंने अपील की है देश से कि भी सोना ना खरीदे 1 साल तक, लोगों को लग रहा कि ऐसा तो नहीं नोटबंदी की तरह सोना बंदी होने वाला है। मुझे जानकारी मिली है कि कई लोगों ने जो बैंकों के लॉकर में अपने सोने गहने रखे थे वो भी कुछ कुछ निकालने शुरू कर दिए हैं। लोगों ने नकदी निकालने भी शुरू कर दी है। एक थोड़ा सा आतंक का माहौल बना इस बंदी से। इसके लिए सरकार को कोशिश करनी चाहिए, लोगों को जानकारी देनी चाहिए कि एक विश्वव्यापी माहौल है। ये तंगी पूरे विश्व में आई हुई है। भारत में कोई अलग से इसका बहुत नुकसान नहीं होने वाला है। लोग आतंकित होने लगे सोने को लेकर और इस तरह की चीजों को लेकर। तो मैं समझता हूँ कि भारत सरकार को और कम से कम जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनको इस बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। ठीक है, वापस आऊंगी। शिवानंद जी सुन पा रहे हैं? हाँ, प्लीज अपनी बात पूरी करिएगा। बैठक लेना चाहिए। हमारा नेता जननायक राहुल गांधी भी कब से बोल रहे थे। मुझे लग रहा है शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है। यदि सफर में है तो संदीप जी बड़े खुश हो रहे हैं। शिवानंद जी कुछ बोल नहीं पाएंगे मोदी जी के लिए। क्यों संदीप जी? लग रहा है मुस्कुरा रहे हैं बैठे बैठे। राखी जी, ऐसी डिबेट का फायदा ही नहीं है जिसमें विपक्ष ना हो। तो मेरा वो मानना है। कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उनको कंटिन्यूअसली कि पॉइंट आए। मैं चाहता हूँ वो जल्दी से रेंज में आए और उनसे बात हो पाए, वो हमारी कुछ कमियां बता पाए। हाँ, उन्होंने शुरुआत तो मोदी जी से ही करी थी लेकिन नेटवर्क चला गया सर। शुरुआत तो उन्होंने वहीं से करी थी। खैर ठीक है, दोबारा से उनको कनेक्ट करेंगे। लोकेश जी, एक बार फिर से आप ही की तरफ एक महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत संक्षेप में यदि हम समझने की कोशिश करें तो क्या आपको लगता है फिलहाल जो सिचुएशंस मिडिल ईस्ट की बनी हैं उसका एक समाधान निकलेगा? बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है क्योंकि किसी के पास इसका जवाब नहीं है, क्योंकि हर दिन कुछ नया हो जाता है। लेकिन क्या ये भी तय है कि जब तक ये खत्म नहीं होगा ये सब कुछ हमको कंटिन्यूसली फेस करना है? तो हमारे पास जिस पॉलिसी की आप बात कर रहे थे उसके कुछ पॉइंट्स मुझे बताइए कि क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो गवर्नमेंट इस वक्त कर सकती है, क्योंकि होना वहीं से चीजें हैं। आम जनता के बस में जो है वो कर लेगा, उनको जो आप बोल रहे हैं वो कर लेगा। ठीक है, गोल्ड नहीं खरीदेंगे भाई, वैसे भी इतना महंगा है, कोई नहीं खरीद रहा। जहां तक सफर की बात है, जो जितना मैनेज कर सकता है करेगा, नहीं तो फिर वो भी दूसरे उस पर चला जाएगा। भाई सार्वजनिक जो साधन है उस पर चले जाइए, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीजें हर वर्ग के लिए संभव नहीं है। तो जिस पॉलिसी की आप बात कर रहे थे उसके कुछ पॉइंट्स बताइए कि गवर्नमेंट किस लाइन पे जाकर इन चीजों को संभाल सकती है। ठीक है राखी जी, सबसे पहले तो क्या हमारे हाथ में कुछ है? हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। हम लोग केवल इस युद्ध में कठपुतली की तरह है ना। जो डिसीजन मेकर हैं दे आर पावरफुल कंट्री, है ना। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अमेरिका। तो जो डिसीजन लेगा अमेरिका लेगा।
क्या उसे युद्ध विराम करना है या नहीं करना है, पहली चीज तो ये। दूसरा कि हम क्या कर सकते हैं ऐसी स्थिति में। देखिए बहुत अच्छी चीज है, भागवत गीता के आप जब अध्याय 2 में देखेंगे तो उसमें अर्जुन को कृष्ण यही कह रहे हैं कि हमें वर्तमान की स्थिति में जो है, जो यथासंभव है हम जो कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? आज स्थिति हमारे हाथ में सिर्फ इतनी बची हुई है कि जो हमारे पास बचे हुए रिजर्व्स हैं हम उसको कैसे बचा पाए। लेकिन भविष्य के लिए थोड़ा सा हमें प्लानिंग करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जैसे क्या कर सकते हैं हम लोग? देखिए फाइनेंशियल सर्विसेज के जो FII है, क्यों ना हम लोग उसको जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं है ना, उनको रुझान का बढ़ाया जाए। सरकार जो है वो उन लोगों के जो लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनको सब्सिडी देंगे तो हमारी कम होगी, नंबर एक चीज। दूसरा, ये जो कंपनियां बाहर गई हैं है ना, जिन्होंने पैसा निकाला है, IT से पैसा निकाला है, FMCG से पैसा निकाला है, कंज्यूमर सर्विसेज से निकाला, ऑटोमोबाइल से निकाला है, क्यों निकाला है? क्योंकि इन लोगों ने पैसा निकाल के ऐसी इकोनॉमीज में इन्वेस्ट किया जहां पर ये सेक्टर बहुत बड़े लेवल पे, जैसे क्या, जैसे चाइना है, ठीक है। अब चाइना में क्या है, बहुत हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी है। क्या हमारे पास वो है? हमारा खुद का AI नहीं है हमारे पास में अभी, ठीक है। डीप सीक जैसे चाइना के पास है, हमारा खुद का ऐसा कोई हाईली बिल्ड AI नहीं है। तो ये जो इन्वेस्टर थे वो क्या कर रहा है, वो ऐसी जगह पे जाके इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं जहाँ पे वो बहुत टेक्निकल फ्रेंडली हो, टेक्निकल एडवांस। तीसरी चीज की जो GDP फ्लक्चुएशंस होते हैं उन्हें लोगों को तो देखो ऐसे भी समझ नहीं आएगा, लेकिन बेस रेट को बार बार चेंज करने की बजाय आप नॉमिनल रेट, मेरा फिर से वही कहना है, नॉमिनल रेट पे आप निकालिए, उससे डोमेस्टिक पॉलिसी बनाइए, और बेस रेट पे निकालिए, उससे आप फॉरेन पॉलिसी बनाइए। आपका भी काम हो गया, भारत के लोगों का भी काम हो गया। तीसरी चीज हो गई है। चौथा चीज की जैसे अभी मैं सुन रहा था, देखिए अब मैं अर्थशास्त्र के नजरिए से देखता हूँ तो माफी चाहूंगा, मेरा यहाँ पर इंटेंशन किसी को भी ये बताना नहीं है कि नहीं आपको समझ नहीं है, आप सभी लोग मुझसे बहुत सीनियर है, लेकिन जब मैं समझता हूँ तो मुझे थोड़ी सी चीजें जो है इतर दिखती है, थोड़ी सी अलग दिखती है। जैसे मैं भी सुन रहा था कि हमारी स्थिति जो है वो पाकिस्तान, हम पाकिस्तान से कंपेयर ना करें, हमारा पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। मेरे पिताजी ने मुझे हमेशा ये सिखाया कि पीछे देख के नहीं चलना बेटा, आगे देख के चलना है कि हमसे आगे कौन है, ठीक है। तो हमसे आगे कौन है? चाइना है, हमसे आगे जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज है, तो हम उनको देख के आगे जाए। वो क्या रहा है कि हमारा जो मेन पैसा है, देखिए गोल्ड कोई नहीं खरीद रहा है, यही जानती हैं आप, ठीक है। इतना पैसा नहीं है लोगों के पास में कि 1 38 का 1 40 का जाके गोल्ड ले। तो हमारा जो मेन पैसा जो जा रहा है बाहर, वो कहाँ पे जा रहा है? इसी चैनल पे मैंने बताया, गोल्ड में जाता है, एनर्जीज में जाता है, क्रूड ऑयल में जाता है। इसको आप नहीं रोक सकते, इसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं। माननीय मोदी जी ने यही कहा है कि आप कंट्रोल कीजिए उसको, हमें कंट्रोल करना चाहिए। और पैसा आता कहाँ से? पैसा आता है हमारा IT से, फाइनेंशियल सर्विसेज में, FMCG में। ये दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या है हमारे पास में, तो FMCG से हमारे पास पैसा आ रहा है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? घरेलू लोग, जो आपने बताया अभी कि हम लोकल जो प्रोडक्ट है उनके लिए वोकल करें। मार्क्स स्पेंसर नहीं पहनेंगे ना, हमारा खादी पहनेंगे। मैं खुद जो है प्रयास करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा खादी के कपड़े पहनो, मैं केवल बोल नहीं रहा हूँ, मैं पहनता भी हूँ। तो ये हमारे युवाओं को, हमारे लोगों को समझना होगा। अब उनको H&M की जीन्स चाहिए, मार्क्स स्पेंसर की शर्ट चाहिए, क्यों चाहिए आपको? तो कहीं ना कहीं पर आपको इस पे थोड़ी सी बंदिश लगानी पड़ेगी। और लास्ट, जैसे कि मैं संदीप जी को भी सुन रहा था, उन्होंने कहा कि एक ही रैंकिंग में बदलाव हो सकता है लेकिन अर्थव्यवस्था मजबूत है। तो मेरा सिर्फ यही प्रश्न था कि अगर अर्थव्यवस्था मजबूत है तो देखिए, एक ताकतवर देश का हाथ कोई नहीं छोड़ता है, अमेरिका का हाथ कोई नहीं छोड़ेगा, है ना, रूस का हाथ कोई नहीं छोड़ेगा, हमारा हाथ क्यों छोड़ रहा है? अगर हम मजबूत हैं तो हमारा हाथ क्यों छोड़ा जा रहा है? और मैं एक रिपोर्ट देख रहा था BBC की, उसमें नॉर्वे की यात्रा पे जब मोदी जी गए हैं तो उसपे हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं उनसे एक प्रश्न पूछा गया, सिर्फ बस ये कि व्हाई वी ट्रस्ट इंडिया। अब ये कोई छोटा मोटा प्रश्न नहीं है, अगर वो रिपोर्टर पूछ रही है तो उसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में अब ये क्वेश्चन हो गया है, नॉट इन्वेस्ट इन इंडिया, नॉट लुक इन इंडिया, बट व्हाई वी ट्रस्ट इन इंडिया। दैट इज अ वेरी बिग पुश। तो पूरा का पूरा जो संकट है वो इस तरह से हमारे आसपास आज मंडरा रहा है कि अर्थव्यवस्था पे हमारे भरोसा नहीं बचा। हमें 2047 का लक्ष्य बनाया है, हमें विश्व गुरु बनना, और हम बनेंगे, और हम जरूर बनेंगे। लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था की जो नीतियां हैं उस पे काम करके हम लोग इसको आगे बढ़ सकते हैं। मेरा हमेशा से मानना है कि जब जब मेरी मदद लगेगी आपके चैनल के माध्यम से, अगर मेरा जो भी बेस्ट में दे सकता हूँ हम कर सकते हैं। और अगर इस रास्ते पे सरकार चलती है तो मुझे ऐसा लगता है कि यथासंभव हमने जो चाहा है वो जरूर होगा, हमारा भारत जरूर विश्व गुरु बनेगा। ठीक है, चलिए शिवानंद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी प्लीज अपनी बात रखिएगा।
देखिए राखी जी, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कोई पहली बार प्राइम मिनिस्टर है। कोई देश के बारे में कोई लेना देना 140 करोड़ जो जो इंडियन जो पॉपुलेशन है उसको सबको बांध के रखे हैं उन्होंने। एक ब्लैकमेलिंग जैसा डोनाल्ड ट्रम्प ने कि ट्रेड डील अदानी का केस है वो विड्रॉ कर दिया। इसमें पूरा जिम्मेदारी आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। निर्मला सीतारामन जी को कुछ भी नहीं आता, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फाइल आता है, आके सिर्फ रबर स्टैंप पे वो सिग्नेचर करती है। निर्मला सीतारामन को तुरंत रिजाइन लेना चाहिए। देश सर्वोपरि है, हिंदुस्तान सर्वोपरि है। सर ये लोग इस पूरा टाइम पे पूरा रिजाइन दे देंगे तो हम और कहाँ चले जाएंगे सर? कौन पॉलिसीज बनाएगा, कौन वर्कआउट करेगा? अरे नहीं, स्ट्रैटेजी तो कुछ तो राखी जी करना तो पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहे हैं। आप देखिए, सोना मत खरीदो। वहां से जो लेबर काम करने वाले 2 करोड़ लोग हैं इंडिया में, वो लोग गए तो कहाँ जाएंगे? ये जिम्मेदारी किसका है? ये जिम्मेदारी आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, निर्मला सीतारामन जी का। इनका पॉलिसी एकदम बकवास है। युवा युवती के बारे में, किसान के बारे में, बेरोजगारी चरम पर, महंगाई चरम पर, करने वाला अभी छोटे छोटे व्यापारी 6.5 करोड़ पूरा इंडिया में। आज ही मेरे पास रिपोर्ट आया, 6.5 करोड़ जीएसटी छोटे छोटे व्यापारी पूरा बंद कर दिया। पहले भी सीबीआई ईडी इनकम टैक्स तो उसमें तो बड़े बड़े उद्योगपति तो फंस गए। लेकिन जो छोटे जीएसटी के लिए लोगों ने तकलीफ देना, जबरदस्ती करना, उनका हाउस हाउस उसको सील करना, एक्शन ले रहे। मैं तुरंत आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, निर्मला सीतारामन जी के मैं ट्वीट करूंगा, जीएसटी कैंसिल कीजिए। सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके, मस्जिद के नीचे चूल्ही ढूंढ के ये नहीं चलेगा। भारत पाकिस्तान करके आप लोगों ने देखिए, अभी 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 देश बचना चाहिए कोविड से ज्यादा। अभी परिस्थिति प्रचंड 1-2 महीने के बाद राखी जी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ, आने वाले दिन बहुत मुश्किल जाने वाले। इसका पूरा जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री है। कुछ प्लान नहीं, कुछ नहीं, स्ट्रेटेजी नहीं, तो इन्होंने करना चाहिए था ना। रूस आज भी पेट्रोल, डीजल और गैस देने, ठीक है, वो बोल रहे आज कंट्री घूमने गए, तो इस तरह से प्रयास तो कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी प्रयास कोशिश कर रहे हैं। मेरे को नहीं लगता है कि इसके लिए मेरे बहुत जरूरी है और पैसा बचाने के लिए जरूरी है। देखिए, महंगाई तो है चरम पर, बड़े महीने चरम पर। कोविड के टाइम में सिर्फ खाली बजा के देश नहीं बचता है राखी जी। कितने लोग मरे आप ही बताइए। और दूसरी बात, आदरणीय देश के बाद नरेंद्र मोदी जी सर्वदलीय बैठक बुला के कुछ तो अच्छा सुझाव तो होना चाहिए। देखिए, जवान के लिए कुछ, अभी आर्मी के लिए कुछ भी नहीं है। कल अगर यही परिस्थिति कंटिन्यू रहा, अमेरिका इसराइल ईरान का जो युद्ध चल रहे, ये तो टेरर है पिक्चर अभी बाकी होने वाले, आने वाले दिन 2 महीने में देखिए, बड़े महीने में होने वाले हैं। देखिए, आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिर्फ अदानी के बारे में, आज एक्सपोर्ट थोड़ा भी नहीं हुआ। खेती प्रधान किसान आज 62% इंडिया में है। क्या आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी मेरे मित्र को पूछना चाहता हूँ, कितना एक्सपोर्ट किया बताइए? थोड़ा भी नहीं। अच्छा राखी जी, ये जो गुमराह कर रहे हैं बीजेपी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो अब्रॉड से इन्वेस्टर थे, 800 बिलियन इंडिया से पैसा निकाल के ले लिया। क्यों? पॉलिसी ठीक नहीं है, डेवलपमेंट नहीं, विकास नहीं। ये जो अपने ऊपर जो अभी आया है संकट, ये आने वाले दिन भी बहुत प्रचंड मायने में होने वाले हैं। इसलिए अभी सतर्क रहना बहुत जरूरी है। ठीक है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उनके भरोसे के ऊपर हम कुछ करना गलत है। लेकिन जीएसटी कैंसिल करना चाहिए, छोटे छोटे व्यापारी बदलना चाहिए। देखिए, महाराष्ट्र पुणे से मैं आता हूँ। पुणे में 6.5 करोड़, 6.5 लाख छोटे छोटे व्यापारी महाराष्ट्र में, जो वड़ा पाव चाय बेचने वाले, उनको गैस ही नहीं मिल रहे। ब्लैक में 5,000 को गैस बेच रहे कमर्शियल। तो ये कौन सा मैसेज दे रहे युवा युवती को? अगर करे तो क्या करे, आप बताइए। ठीक है शिवानंद जी। और तोड़ा मत खरीदो, बोलना कीजिए राखी जी। निभाना बहुत मुश्किल है। प्रपंच तो संसार तो करना है, बिजली बिल तो भरना है, और वर्क फ्रॉम होम करने के लिए बोल रहे कार मत यूज करो। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक यूज करने, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट्स किधर है राखी जी? दिखाइए, क्या ही भी नहीं है। इलेक्ट्रिक बाइक भी किसी के पास नहीं है। आप ही बताइए, इलेक्ट्रिकल पॉइंट ही रिचार्ज का
पॉइंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं भी पॉइंट किया ही नहीं है कि बाइक बेच रहे, तो इसका पॉइंट भी जरूरी है। और देश सर्वोपरि है, हिंदुस्तान सर्वोपरि है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अभी 5 कंट्री गए हैं, कुछ भी पॉजिटिव नहीं है राखी जी, मेरे को नहीं दिख रहे कि बहाने को बचाने के लिए गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप के नाम नरेंद्र काम सरेंडर चल रहे। मैं इसका घोर निंदा करना चाहता हूँ, लेकिन देश के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साथ हम है, हम आगे भी रहेंगे, खड़े रहेंगे। हम भारतीय है, हमारे संस्कार है, हम 100% मेरे मित्र जो आह्वान किया हम स्वागत करते हैं, हम मदद करने के लिए तैयार है। ठीक है। आदित्य द्विवेदी जी, एक जो बात है मैं इन्हीं के आगे बढ़ा रही हूँ, जीएसटी पूरी तरीके से खत्म कर दीजिए। मुझे लग रहा है क्या जीएसटी खत्म कर देते, मान लीजिए ऐसा हो जाए, वैसे तो अभी तक ऐसी कोई चर्चा नहीं है, तो क्या उससे चीजें बैलेंस होंगी? मुझसे पूछ रहे हैं? हाँ द्विवेदी जी आपसे। देखिए, अभी इस समय जीएसटी का कोई बड़ा उससे नहीं है। अभी जो जीएसटी में ये बात सही है कि अपने देश में ही अलग अलग राज्यों में कहीं पे 90 रुपए से लेकर के आप रेंज देखिए तो 90 रुपए से लेके 115 118 रुपए पेट्रोल मिलता है। किसी राज्य में 90 में है, किसी में 95 है, कहीं 100 है, कहीं 115 है। तो ये विविधता है, राज्यों में अलग अलग अपना लगाते हैं उसमें, तो वो लेकिन वो नहीं। अभी जो वर्तमान परिस्थिति में जो उद्देश्य है कि ये जो विदेशी मुद्रा भंडार पे दबाव कम करना और गैर जरूरत आयात को हतोत्साहित करना, केवल 2 चीजें हैं। क्योंकि किसी भी देश की विदेशी मुद्रा भंडार जो होती है वो जिसको बोलते हैं ना, उसकी आर्थिक रोग की प्रतिरोधात्मक होती है। जैसे अपने शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, इम्यूनिटी होती है कि रोग फैलने न पाए, उसी तरह से विदेशी मुद्रा भंडार, उसी से जैसा ये लोकेश जी बोल रहे थे कि विदेशियों का जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उनका जो ट्रस्ट है वो विश्वास बना रहना चाहिए। और वो तभी बनता है कि जब हमारी विदेशी मुद्रा भंडार रहे। और वो देखिए आप, हमारा फरवरी में जब था करीब 728 अरब डॉलर का था, जो घट करके अब 690 अरब डॉलर पे आ गया है। तो इसको ये कम ना होने पाए, इसको कम न बने, तो ये गैर जरूर जो आयात है उसको रोकने की जरूरत है। क्योंकि हम करीब जो यदि आप देखें तो 2025-26 में करीब 721 टन सोना आयात किया गया था, जो जिसकी कीमत हुई थी 6,11,830 करोड़ रुपया। तो माने औसतन 1676 करोड़ रुपए का एक दिन में विदेशों से सोना खरीदा गया। तो यदि हम उसको कंट्रोल कर लेंगे, और ये बहुत थोड़ा सा विलंब जरूर हुआ है, लेकिन यदि हम ये कर ले, क्योंकि अब ये और संकट आने वाला है। उर्वरक जो फर्टिलाइजर है, ये खरीद की बुवाई होने वाली है, ये किसानों के लिए भी ये भी बड़ी। आप पेट्रोल कम ले, अच्छा जो आप रास्ता पूछ रही थी, ये हम चले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, एक्चुअली 4-5 साल 6 साल से इस दिशा में काम हो रहा था आत्मनिर्भरता के लिए। सोलर पावर पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे, काफी इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रही है चारों तरफ। तो उससे थोड़ा सा और इस पे और बढ़ावा दिया जाना चाहिए, और उसके लिए ऐसा भी किया जाना चाहिए कि इलेक्ट्रिक व्हीकल थोड़ी सस्ती हो, उनमें जीएसटी वगैरह कम कर दिए जाए, और उसमें जो बैटरी चार्जेस है, बैटरी का जो प्राइस है उसको भी कम की जाए। तो अल्टरनेट व्यवस्था करेंगे तो हमारा ये आयात गैर जरूरी आयात को रोकेंगे तो ठीक हो जाएगा। धन्यवाद। सुमन जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। संदीप जी इसके बाद आ रही हूँ। सुमन जी अपनी बात रखिए जल्दी से। हाँ जी अपनी बात रखिएगा प्लीज। देखिए, मोदी जी ने जो अपील की है देश से, यदि उसको जमीन पर उतर जाती है अपील वो, तो डेफिनेटली उसका इस संकट पर कुछ ना कुछ फायदा जरूर मिलने वाला है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि भाजपा शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक जरूर स्कूटर पे, मोटरसाइकिल पे अपने दफ्तर जा रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि भाजपा शासित एक राज्य में एक विधायक को चेयरमैन बनाया गया। वो मोटरसाइकिल पर अपना चेयरमैनी की शपथ लेने के लिए गया, पीछे 700 गाड़ियों का काफिला चल रहा था। मतलब ये जो दिखावे वाला राजनीति है ना, ये हटके जमीन पर जब तक ये नहीं उतरेगी मोदी की अपील, आम आदमी ने अगर इसको अपना लिया तो डेफिनेटली मोदी की अपील का असर होगा। लेकिन फिलहाल तो ये जो बड़े बड़े नेता हैं भाजपा शासित राज्यों के, मुख्यमंत्री है, मंत्री है, विधायक है, वही अपने नंबर बनाने के लिए कोई मोटरसाइकिल पे जा रहा है, कोई बैलगाड़ी में जा रहा है, कोई स्कूटर पे जा रहा है, ये सारा चल रहा है। इससे कोई मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। बिल्कुल ठीक है। हाँ संदीप जी अपनी बात रखिए।
जी राखी जी, देखिए एक तो मैं शिवानंद जी आपसे निवेदन करूंगा, एक बार जरा सुन लीजिए, आप बीच में ना बोलिए। राखी जी देखिए, पहले तो मुझे इस चीज से आपत्ति है जो बार शिवानंद जी या कोई भी कांग्रेस का या किसी विपक्ष का व्यक्ति बोलते हैं कि मोदी जी घूमने गए 5 देशों में। आप ये बताइए राखी जी, आप मीडिया से बिलोंग करते हैं, मैं भी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करता हूं, अन्य लोग हैं। जब हम किसी काम से, जैसे आपके चैनल से कोई व्यक्ति बंगाल चुनाव में जाएगा, ठीक है, तो वो काम से जा रहा है, वो घूमने नहीं जा रहा। घूमना जब होता है जब मैं अपनी फैमिली को लेकर, मैं अपने दोस्तों को लेकर कहीं जा रहा हूं। तो ये बार बार इस तरह की जो बात करते हैं, पहले तो इन्हें इस बात पे विराम लगाना चाहिए। दूसरी चीज, जैसे कि अभी बोला, सुमन जी भी बोल रहे थे, तो मेरा मानना यह है कि जब हम कोरोना जैसी स्थिति से, जो एक भयावह बीमारी जो पूरे दुनिया में थी, उससे निकलकर हम इतने अच्छे माहौल में 2025 में 2026 में आए, ठीक है, ये कोई आसान नहीं था। जब पूरी दुनिया रुक गई, जब भारत रुक गया, उसके बावजूद हम वहां से निकलकर, वो सबका सहयोग रहा, जनता का सहयोग रहा, मैं कह रहा हूं विपक्ष का सहयोग रहा, हर व्यक्ति का सहयोग रहा कि हम यहां पे पहुंचे। तो ये संकट आते रहेंगे दुनिया में, और आते रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा, मगर मेरा मानना यह है कि लोगों को समझना चाहिए कि हो क्या रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम 140 करोड़ के, 150 करोड़ के लोग हैं, मतलब इतनी हमारी जनसंख्या है। तो इस जनसंख्या के लोग अपने आप में बहुत बहुत बड़ी अपनी एक खूबी लेके बैठे हैं कि यदि हम अपने लोगों का ही, जैसे कि अभी लोकेश जी बता रहे थे कि क्या जरूरत है वो जीन्स पहनने की, या क्या जरूरत है वो शर्ट पहनने की, तो वाकई मैं यूथ से भी कहना चाहता हूं कि क्या क्या मिलेगा यदि आप अमेरिकन कंपनी की या यूरोप की या किसी भी अन्य कंपनी की पहनेंगे, उससे क्या मिलेगा? भारत की जो चीजें हैं उसे पहने। मुझे बड़ा अच्छा लगा लोकेश जी ने बताया कि मैं खादी का उपयोग करता हूं, तो बड़ी अच्छी बात है। हम सब लोगों को ये इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि कौन सी चीज हमारे देश में बन रही है और उसका उपयोग करें। मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर अपील करना चाहता हूं देश के युवाओं से, देश की जनता से, कि वो जो हमारे देश की निर्मित चीज है उस बनी चीज को इस्तेमाल करें। और एक चीज और मैं कहूंगा, जो लास्ट बात हो रही थी, जी मैं जल्दी बोल रहा हूँ, जो सुमन जी कह रहे थे कि एक नेता जो चेयरमैन की शपथ लेने जा रहे थे, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, राखी जी मैं सबसे मेन चीज अपने जीवन में ये उतार के रखा है आज भी, जो गलत है वो गलत है। यदि आप खुद मोटरसाइकिल से जा रहे हैं तो आपके जितने चाहने वाले हैं, आप उनसे अपील करें कि वो साइकिल से जाएं, पैदल जाएं या मोटरसाइकिल से जाएं। हो सके तो ना जाएं, हो सके तो उनके घर पे या कार्यालय पे उनके स्वागत की तैयारी करें। तो ये सबसे अच्छी बात है। मुझे सुमन जी की बात बहुत अच्छी लगी। मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं हूं जो दिखावा करता है और पीछे कुछ और करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। तो कहीं ना कहीं हम इस चीज से निकलें, यही चीज मैं अपनी बात कह के वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। एक बात तो है, इसी के साथ क्योंकि समय भी हो गया, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए एक बात तो साफ है, धन्यवाद, कि देश की अर्थव्यवस्था में जिस तरीके की गिरावट है, या कह लीजिए जीडीपी में जिस तरीके की गिरावट आई है, इससे उबरने के क्या एक सुझाव हो सकते हैं, क्या पॉइंट्स हो सकते हैं? सरकार को एक पॉलिसी बनानी होगी, क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट थे उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स को रखा है, और मुझे लगता है इस माध्यम से भी और वैसे भी सरकार में जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, जितने भी आर्थिक रूप से उन चीज़ों को बहुत बारीकी से देख समझ रहे हैं, मुझे लगता है वो भी चिंतित होंगे और इस दिशा में काम किया जाएगा। लेकिन हाँ, हर व्यक्ति की आज जिम्मेदारी हो गई है कि कैसे आप अपनी बचत के माध्यम से इन चीज़ों को और ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि इससे ज़्यादा इधर उधर स्थिति और ना बिगड़े। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज़ के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।